क्या आपने कभी पढ़ा लिखा भोजन किया है या ऐसे ढाबे पे खाना खाया है जहां पीएचडी धारी आपको खाना बनाकर परोसता हो, जिसका कोई मेन्यू ना हो और वो बनाकर खिलाया जाए जो आपका मन करे? आपका मन करे तो आप खुद भी बनाकर खा सके। अगर नहीं तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं ऐसी ही जगह जहां आपको ये सब तो मिलेगा ही, साथ में मिलेगा देश दुनिया का ज्ञान, सार्थक चर्चा का मौका और कुछ हद तक सही मायने में लोकतांत्रिक कहे जाने लायक वातावरण। ये जगह है देश के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक जेएनयू, माने कि देश की राजधानी दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। अरावली पर्वतमाला के आखिरी छोर पर बसा जेएनयू प्रकृति और आधुनिकता दोनों के साथ बराबर नज़दीकी और सामंजस्य बनाए रखने का एक नायाब उदाहरण है। फास्ट फूड और फूड चेन के इस दौर में राजधानी में होते हुए भी ये अब तक इस जाल से बचा हुआ है और अपने पारंपरिक ढाबा कल्चर को काफ़ी हद तक सहेज कर रखे हुए है। और बचाए भी क्यों नहीं, आखिर ये है ही अपने आप में बेहद खास। कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में थे या अमेरिका में हैं, बहुत उच्च पदों पे काम कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि आपके लिए तो शहर है। बोले नहीं हम तो उसी ढाबे पे चलना चाहते हैं। तो वहाँ एक टूटी फूटी कुर्सी है, पत्थर है, उस पर बैठ जाएंगे, वहाँ चाय पियेंगे, कुछ बातें करेंगे। तो वो उसका अपना एक बहुत सारे आयाम हैं उसके ढाबे के लिए। तो इसीलिए ढाबा कल्चर जो है, जेएनयू का जो इंटेलेक्चुअल कल्चर है, जो बातचीत का कल्चर है, डिबेट का कल्चर है, जिसमें वाद विवाद होता है, तो उसका एक अभिन्न हिस्सा है ढाबा कल्चर। सबके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। जिस टेस्ट का खाना हमारे ढाबों पर बहुत सस्ते दामों मिल जाता है, आप बाहर में दिल्ली में कहीं भी उससे 5 गुना ज़्यादा पैसा खर्च करके भी आपको वो टेस्ट नहीं मिल सकता है जो हम लोग भी दिल्ली में रहते हैं, दूसरी जगह भी जाते हैं, 5 स्टार होटल में भी जाते हैं और दूसरे रेस्टोरेंट और कैंटीन में भी जाते हैं और ढाबे पर भी। तो ढाबा एक अफोर्डेबिलिटी का भी है। दूसरा ये है कि यहाँ पे छात्र या शिक्षक एक साथ बैठते हैं तो सिर्फ एक कप चाय पे बहुत सारी दुनिया जहान की बातें भी होती हैं। उसमें पॉलिटिक्स की बात भी होती है, उसमें समाज की बात भी होती है, उसमें अध्यापन की भी बात होती है और उसमें देश के सभी समस्याओं पे की बात भी होती है। तो यही ख़ास बात ही कि एक कप चाय लेकर के हम बैठते हैं ढाबे पे और उसके साथ साथ जो हमारी बौद्धिक क्षमता है उसका प्रदर्शन भी होता है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जेएनयू को बहुत ख़ास बनाती हैं। जेएनयू के ढाबे हैं। बाहर से कहीं से आते, जैसे मैं डीयू से हूँ, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है ढाबे का कि अंदर ही आप विद इन द कैंपस आपको सब चीज़ें मीन्स एज ए फूड आपको इतनी वैरायटी उसमें हो और आप किसी भी टाइम पे बाहर अगर आप भूख लग रही है, ज़रूरी नहीं आपको हॉस्टल का खाना है, आपके पास बाहर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो ढाबे पे आपको बहुत अलग अलग जगह से अलग अलग ऑप्शंस मिल सकते हैं। बेशक जेएनयू एक सरकारी संस्था है, हर एक अलग अलग औकात वाले लोग जेएनयू में आते हैं। कोई किसान के बेटा भी है, तो कोई कलर का भी बेटा है, कोई ऑफिसर का भी बेटा है। तो जेएनयू में इन तमाम चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा गया है और बजाफ्ते यूनिवर्सिटी इसके लिए एक रेट लिस्ट निकालता है कि भाई आपको इतने में चाय बेचनी है, आपको पड़ता पड़े तो ठीक है, वरना। और यही सेम चीज़ जेएनयू की क्वालिटी को आप जेएनयू के बाहर जाकर आप देखेंगे तो आपको सीधे दाम दुगना मिलेगा। यहाँ नदियों के नाम पर छात्रावासों के नाम है और छात्रावासों के नाम पर ढाबों के। गंगा हॉस्टल के पास गंगा ढाबा, गोदावरी हॉस्टल के पास गोदावरी ढाबा, साबरमती हॉस्टल के पास साबरमती ढाबा। जहाँ हर स्कूल की बिल्डिंग में अपनी कैंटीन है तो वहीं लाइब्रेरी की अपनी अलग कैंटीन है। 24/7 भी है, माने कि 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध। हालांकि प्रशासन के दमनकारी निर्णयों के चलते ये अब सिर्फ नाम का ही 24/7 बचा है, क्योंकि इसके खुलने का समय घटा दिया गया है। हाँ, टाइम का बदलाव हुआ है, क्योंकि जब मैं मास्टर्स में था तो मैं बस कभी भी 2 बजे 3 बजे जब मन किया बाहर निकला और सारे ढाबाज होते हैं। कुछ वैसे ऐसा नहीं है कि सारे ढाबाज रात में ओपन रहते हैं, कुछ ही हैं, कुछ 1-2-3 हैं जो कि रात में ओपन रहते हैं। सो गंगा ढाबा हमेशा ओपन रहता था और नाउ इट इज़ कॉन्स्टेंट टू 2:45 और समथिंग 3। बट ढाबाज तो हैं, इट्स बेस्ट इन इट्स क्वालिटी और उन तो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। जेएनयू इज़ नोन टू स्पीक इन पब्लिक, तो ये ढाबाज पे ही हो सकता है, ये फूड कोर्ट और उसमें नहीं हो सकता। ढाबा कल्चर बदल रहा है। जी हाँ, ये दिक्कत तो है, ये बात तो है, क्योंकि यहाँ पर अब मुझे पता नहीं, पर अलग अलग इस तरह की कोशिशें हो रही हैं कि कुछ और बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह के जो चेन्स हैं या जो कुछ ब्रांड्स हैं वो आ जाएं, बल्कि यहाँ के जो
पुराने ढाबे हैं वो कुछ बंद भी हो रहे हैं, समय इनका घट रहा है, जल्दी जल्दी शाम में बंद हो जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था और अब जब होता है तो दुख होता है। गिरावट ये है कि पॉलिटिकली इन्हें कोई बदनाम करने की कोशिश की, कुछ घटनाएं जानबूझ के रची गई जैसे जेएनयू की शोहरत में कोई कमी आ जाए, मगर जेएनयू ज़र्रे के जेएनयू ये है कि अपने ऊपर किसी भी टाइप का कोई इल्ज़ाम नहीं आने दिया और आज के डेट में भी सर्वे के मुताबिक अपने देश का सेकंड नंबर पे पोजीशन जेएनयू का है। ये चीज़ सुन के मुझे अच्छा लगता है भाई जेएनयू है, जेएनयू से हम हैं, जेएनयू से पढ़े लिखे। जेएनयू जब से पॉलिटिसाइज हुई तो सबका अड्डा खाने पीने के मामले में डूबा, क्योंकि पहले बाहर के लोग बहुत कस्टमर आते थे। मुनिरका के लोग जो जेएनयू से जो लोग मुनिरका में रह रहे हैं वो एज ए कस्टमर जेएनयू में ही आते थे खाना खाने के लिए, मगर अब आई कार्ड वगैरह चेक होता है, बस में चेक होता है, किसी को वो एहतराम के ख़िलाफ़ लगता है कि साला मैं जा रहा था मेरा नाम पूछ रहा था तुम कौन हो, कहाँ हो। इस वजह से भी जेएनयू में आवागमन कम हो गया बाहर के लोगों का, इसलिए ढाबा की कमाई भी थोड़ी बहुत कम हो गई। यहाँ के हर ढाबे की एक अलग पहचान और ख़ासियत है और बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि वो ख़ासियत खाना ही हो। खाने पीने के चुनाव और समय बिताने की मूड के हिसाब से आपको हर जगह का विकल्प मिल जाएगा। सुबह का समय है और कक्षा में जाने से पहले कुछ हल्का फुल्का खाना है तो आप अपने स्कूल की कैंटीन में चले जाइए। घंटों लाइब्रेरी में बैठकर थक गए हैं तो लाइब्रेरी कैंटीन जाकर कुछ हल्की फुल्की बातचीत से तरोताज़ा हो लीजिए। दिन में कक्षाओं से फ्री होकर कुछ खाना है, मन हल्का करना है और बेहतरीन से रोसायरी का लुत्फ़ उठाना है तो प्रशासनिक भवन के पास स्थित मामू ढाबा पर चले जाइए, जहां आपको मामू उर्फ शहजाद इब्राहिम और मामी उर्फ मोना गुप्ता मिलेंगे। इस दंपति ने जेएनयू से ही पीएचडी किया है और इनकी पूरी जीवन कथा लव जिहाद जैसे प्रोपोगेंडा के खोखलेपन का जीता जागता सबूत है। यहाँ आप अपनी मर्जी का खाना बनवाकर और चाहे तो बनाकर भी खा सकते हैं। मामू आपको बेहतरीन शायरी सुनाएंगे और मामी आपको पढ़ा लिखा भोजन खिलाएंगी। ये हमारा ढाबा और ये जेएनयू जो है एक दूसरे के बहुत जुड़े हुए हैं। इसकी दो तीन बातें हैं, ख़ास करके मामू के ढाबे की बात करते हैं तो खाने के साथ साथ ये कुछ इंटेलेक्चुअल टच भी है इस ढाबे का। इसकी दो तीन बातें हैं। एक तो ये है कि ये साहब जो हैं, जो डॉक्टर शहजाद इब्राहिमी साहब हैं, ये पीएचडी हैं और ये मामू के नाम से मशहूर हैं। ये बहुत अच्छा सिंगर है। ये भारतीय जितनी हमारी सांस्कृतिक परंपरा है और ये जो हमारे शास्त्रीय लोक संगीत है, कव्वाली हो, गज़ल हो, ठुमरी हो, ये सब बड़े अच्छे सिंगर हैं। अब एक सिंगर जब खाना बनाने में आता है तो मुझे नहीं मालूम कि उसमें कितना शास्त्रीय संगीत डाल देता है अपने खाने में। इनके बारे में ख़ास बात है, पिछले 20 वर्षों से मैं जानता हूँ इनको। ये साहब जो हैं बहुत इनोवेटिव जहन के आदमी हैं। ये हर चीज़ में एक नयापन लाते हैं। तो बनाने के लिए तो कोई भी खाना, चाहे वेज हो या नॉन वेज हो, लोग अलग अलग तरीके से अपना बनाते ही हैं और लोग भी हैं जो बहुत अच्छा बनाते हैं खाना। लेकिन इस आदमी का पैशन है खाना बनाना। ये खाना खुद से बहुत शौक़ से बनाते हैं, डूब के बनाते हैं, मन से बनाते हैं, खिलाते भी हैं। फिर ये अपने सभी स्टूडेंट को जानते हैं, ये यहीं के छात्र रहे हैं, बहुत अच्छे छात्र थे अपने ज़माने में, पीएचडी की डिग्री हासिल की है इन्होंने। तो ये जानते हैं कि खाना जो है सिर्फ पेट भरना नहीं है, बल्कि खाना ऐसा हो कि खाना खाएं तो मन प्रसन्न हो, शरीर प्रसन्न हो, तो एक प्रसन्नता फूटे उससे। फिर ये कि बात करने का हुनर बहुत है इनका, तो ये अपनी बातों से जाने जाते हैं। तो जब तक खाना बना नहीं हो तब तक ये बातों से पेट भर देते हैं लोगों का। मेरा नाम लोगों ने बदल दिया, मैं मामू हो गया, शहजाद इब्राहिमी से लेके। मामू का एक शॉर्टकट में कहानी है कि कोई लड़का आया जिसके मामू का मैं दोस्त निकल गया, तो उस हवाले से उन्होंने मामू कहना शुरू कर दिया। 94 में या 95 में मैं झेलम हॉस्टल के कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट था और वहाँ एक मैं कव्वाली गा रहा था, झूम बराबर झूम शराबी, अजीज़ नाजा का कव्वाली है। वहाँ जब मैंने गाना गाया ऑर्केस्ट्रा पे, और वो एक्सपीरियंस मेरे को बिहार में नहीं था, मैं गाता था ये तो पता था, कैसा गाता था ये जेएनयू आके पता चला। जब ऑर्केस्ट्रा पे मैंने गा दिया और लोगों ने तालियां बजाई, झूठी से ही, उस वक्त वो लड़का वहाँ मौजूद था जिसने मुझे मामू कहा था। उसके क्लासमेट से मामू किया और आहिस्ता आहिस्ता वंस मोर कहते हुए वंस मोर मामू, पूरी ऑडियंस जो गंगा तक बैठी हुई थी, सब लोगों ने मुझे मामू कहना शुरू कर दिया। लोगों को ये नहीं पता है कि मामू, लोगों को शायद ये भी अंदाज़ा लगा कि शायद मामू नाम हो इनका।
बाद में पता चला कि नहीं, नाम तो शहजाद इब्राहिमी है, लोग इनको मामू कहते हैं, और मामू के नाम से ही मैं अब तक जो प्रचलित हुआ, तो अब तक मेरा नाम जानने वाले 10% लोग बच गए हैं। वही मेरा क्लासमेट होगा या बैच फोटो होगा, अब लोगों को मेरा पूरा नाम नहीं मालूम है। ये चीज़ मुझे JNU ने मुझे दिया कि JNU को मैं हर एक तरह का सुख दुख का भी मज़ा लिया। तो मैंने 8 साल जो है वो कॉलेजेस में पढ़ा है, कमला नेहरू कॉलेज, ARSD कॉलेज, अलग अलग दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में पढ़ाया। और उसके बाद जो है ऐसा एहसास हुआ कि जो सबसे ज़्यादा हम अच्छे से कर सकते हैं, किसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं, 2 तरीके के काम हैं। अगर हम पढ़ाने के बाद स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं मेंटल लेवल पर, शिक्षा के द्वारा, कि हम उसको एजुकेट कर सकें। लेकिन हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा रुचि, उनका रुझान था खाना पकाने की तरफ। अपने हॉस्टल और मेस में शहजाद काफ़ी काम करते थे। मुझे भी लगा कि बहुत लोग इनको जो है करेज कर रहे हैं कि अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं, और मेरी भी बहुत रुचि थी खाना पकाने में। उसी समय JNU में ऐसा निकल गया कि जो हस्बैंड वाइफ PhD कर रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। तो कॉलेज में टेम्परेरी था, तो मैंने यहाँ पे फॉर्म भर दिया कैंटीन के लिए, और इंटरव्यू हुआ उनका, एडहॉक कमेटी का इंटरव्यूज़ होता है, उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया कि भाई हस्बैंड वाइफ दोनों PhD कर रहे हैं JNU से। तो उन लोगों ने हमें मौका दे दिया। तो हमने सोचा कि मेंटल लेवल पे स्टूडेंट को सेटिस्फाई ना करके शारीरिक और आत्मिक तौर पे खाने से सेटिस्फाई करें। उनकी भूख संतुष्ट होगी तभी तो वो पढ़ के आगे बनेंगे कुछ। तो अगर हम उनके पेट को शांत करते हैं, अच्छे से अच्छा एक पढ़ा लिखा भोजन खिलाते हैं, कुछ जिसमें मिलावट ना हो, जो हम खाते हैं वही उनको खिला के दें, एक ऐसा ढाबा बनाएं जो आगे तरक्की करे, हमारी सोच हमारे खाने में जाए। तो वो आप पढ़ा कर दें या आप खाना पका के खिलाएं, दोनों तो बात एक ही है हमारी नज़र में। डॉक्टरी का इस्तेमाल उसी तरह कीजिए जैसे एक डॉक्टर पेशेंट के साथ करता है। हमने अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल अच्छा खाना बनाकर लोगों को खिलाने में लगा दिया। मामू के ढाबे पर बहुत सालों से आता हूँ, उनको मैं जानता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं, और मज़ा आता है। आते हैं, खाते हैं, बात करते हैं, जैसा अभी कर रहा था जब आप आए, देख ही रहे थे आप, तो यही सब है, मज़ा आता है। हाँ, अपने आप पे अलग चीज़ है, पाथ ब्रेकिंग और न ब्रेकिंग की बात नहीं है, पर अलग चीज़ है और अच्छी चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है। और JNU में तो कम से कम इस तरह से कौन सा काम किस लायक है और कौन सा किसे करना चाहिए, कम से कम मैं तो ऐसे कभी सोचा नहीं है और सोचते नहीं है। अधिकतर लोग तो यहाँ ऐसा नहीं सोचते, और मामू की बात ही दूसरी है। मामू और सब लोग वहाँ यहाँ पर तो मिलकर ये चलता है, और ऐसा कभी मेरे दिमाग में तो आया ही नहीं कि PhD किया है तो ये काम, या ये काम किया है तो PhD, इस तरह का कोई सवाल तो कभी आया नहीं। JNU से पढ़ के नौकरी वोकरी छोड़ छाड़ के आपने एक ढाबे का सिलेक्शन कैसे किया? बहुत अच्छा सवाल है उनका, चूँकि JNU से PhD करके या कहीं से भी PhD करके लोगों को पहला मकसद होता है कि वो कोई टीचर बन जाए, पढ़ाए लिखाए। हमारे मकसद में नौकरी नहीं रही कभी। नौकरी थी तो खुद आते थे, मुझे पकड़ के ले जाते थे, मैं नौकरी करता था, मेरा मन किया छोड़ दिया, मेरा मन किया कर लिया। इस तरह हम आज़ाद ख्याल आदमी रहे, किसी के बंदिश में काम हम नहीं कर पाए, जिसके कारण मुझे नौकरी छोड़नी पड़ गई। दुकान में मैं आया, JNU में एक मुझे ढाबा दिया गया चैलेंज के तौर पे कि आप इस ढाबे को चला लेते हैं अगर, जो जहाँ बहुत कम आमदनी थी, स्कूल ऑफ फिज़िकल साइंस में बहुत मादूद चंद स्टूडेंट थे, वहाँ मुझे कैंटीन दी चलाने के लिए। दुकान बहुत लोग छोड़ के भाग गए थे उसको, मगर मैंने उस दुकान को चला के अपने चैलेंज का जवाब दिया यूनिवर्सिटी को, और उन्होंने फिर मुझे ट्रांसफ़र करके एक तरह से प्रमोशन कहिए उसको आप, प्रमोशन के तौर पे मुझे यहाँ पे JNU ने ढाबा दिया। नहीं, डेफिनेटली ये पाथ ब्रेकिंग है, डिफरेंट वे टू थिंक, और आई डोंट थिंक कि कोई भी जॉब या कोई भी ऑक्यूपेशन कुछ छोटा होता है या बड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और ज़रूरी नहीं कि आपने PhD किया है तो आपको एकेडमिया में रहना ही है। बहुत लोग इंडस्ट्री में भी जाते हैं, तो अब इंडस्ट्री में इट डिपेंड्स लोगों की मेंटलिटी पे कि इंडस्ट्री पे जाके आप अपने बॉसेस की बात सुन के जीना है कि आपको एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीना है और अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जीना है। तो अगर आपको दूसरा वाला पसंद है तो डेफिनेटली आप ऐसा कुछ करना चाहोगे जिसमें आपको पूरा फ्रीडम मिले। तो आई थिंक उस हिसाब से बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। वो तो इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस है। उन्होंने ज़रूरी नहीं है कि PhD के बाद उन्होंने किसी और चीज़ को, उन्होंने खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट किया उस पर। सो उन्होंने इन टर्म्स ऑफ फूड किया कि वो खाने को लेके अलग अलग उसमें चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। आपको बाकी कहीं पे जाएंगे तो एक फ़िक्स टाइप का है कि आपको ये चीज़ें यहाँ पे मिलेगी इन ढाबों में, बट यहाँ पे है कि आपको नई नई चीज़ों के लिए वो ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ पे
को क्या चीज़ें अवेलेबल हो सकती है, क्या नई चीज़ें ट्राई की जा सकती एक तरह का सवाल कि पीएचडी करके आप ढाबा क्यों चला रहे हैं, तो मैंने कहा यार ये ठीक है, ये इसको दो पहलू हैं आपका। पीएचडी करना था, मैंने कर लिया, अब मुझे नौकरी करना है कि नहीं करना है वो कम से कम मेरे पर छोड़ दीजिए। अगर जो मैं एमए पास करके मैं ढाबा चलाता तो लोग तब पर भी कहते हैं कि चला एमए पास करके ढाबा चला रहा है। मैं बीए पास करके करता तब पर भी कहता, मगर इसको सिर्फ अकेले मैं चैलेंज के रूप में लोगों को जवाब देता रहा कि मेरे मन को भाया, कुत्ता काट के खाया। हमें अपने मन में जो आया वो मैंने किया और इससे हमको सेटिस्फैक्शन मिला। हम 8 घंटे की ड्यूटी करके भी अगर जो 10,000 रुपये कमा लेते हैं, और मैं 8 घंटे की ड्यूटी नहीं करके 8 मिनट की भी ड्यूटी करके मैं अगर जो वो पैसा कमा लेता हूँ, तो मैं अपने आप को एक टीचर और प्रोफेसर के बराबर समझता था कि भाई मेरे पास आमदनी ठीक ठाक है। एक रिश्ता कस्टमर का मैंने बनाया था कि अपने पास कि तुम्हें जो कुछ भी खाना होगा मुझे बताना, मैं बना दूंगा। ये रिश्ता कोई ढाबा वाला नहीं निभाएगा, ये माँ निभाती है या मामू निभाता है। जब आप पीएचडी कर रहे होते हैं तो ढाबा कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे जो पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। स्पेशली आप अगर साइंस में हो तो चाय की ज़रूरत बहुत होती है, या आर्ट स्कूल में या साइंस स्कूल में, तो अच्छी चाय हमें मिल जाती है। तो ये पास में मामू का ढाबा है तो यहाँ पे चाय अच्छी मिल जाती है, तो कंटिन्यूसली हम आते रहते हैं जब भी पीने का मन करे, या फिर अभी समर टाइम है तो शरबत बरबत मिल जाती है, तो इस वजह से। और रात में भी बहुत लेट नाइट काम होता है, तो अगर ढाबा कल्चर है यहाँ पे तो इससे बहुत हेल्प होता है खाने पीने के लिए। कि जहाँ खुद से अपने टेस्ट की कोई चीज़ बनाना हो तो मेरे किचन में, मैंने कभी किचन में अपना दरवाज़ा नहीं लगाया, किसी को नो एंट्री नहीं की मैंने, सबकी एंट्री। आपको पसंद है कि मामू चाय मैं आपसे बेहतर बनाऊंगा, खुला किचन है, दूध है, दही है, अब खुद से अपनी मर्ज़ी से चाय बना के पीजिए। ये ऑप्शन कोई और ढाबा वाला किसी को नहीं दे सकता है सिवाय मामू के। मामू ढाबा पे एक तो जैसे चाय बोलूँगी मुझे वैसे मिल जाती है, और जो खाने के लिए जो भी चीज़ चाहिए, जिस टाइम पे भी जो चीज़ चाहिए वो सारी अवेलेबल हो जाती है। सो भूखे नहीं रहना होता है। हाँ, मामू ढाबा वन ऑफ द बेस्ट ढाबा इन JNU, बिकॉज आप यहाँ आइए, आपको वैरायटी मिलेगी बहुत। और एक्चुअली क्या होता है कि हम दिन भर जब अपने काम में लगे रहते हैं तो हम रिफ्रेशमेंट के लिए बाहर जाते हैं, ठीक है। और मामू इज़ गुड इन सरकाज़म एंड ह्यूमर, सो वो इतने अच्छे से बात करते हैं, इतने अच्छे से बोलते हैं, और यू नो एवरीथिंग। जैसे यू सेड कि मेरे को ये चाहिए मामू, अच्छा ठीक है बना देता हूँ। सो इफ़ मामू के पास अगर वो ना भी है तो वो बोलेंगे ठीक है 10 मिनट रुक जाओ और बना देता हूँ। सो यू विल फील कि घर ही है अपना, मतलब जो चाहिए आपको वही मिलेगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। जो ढाबा चलाते हैं वो पीएचडी लिख सकते हैं, जो पीएचडी किए हुए हैं वो ढाबा चला सकते हैं। मेरे लिए इसमें कोई बात ही नहीं है जिसमें कोई आश्चर्य हो। अगर मन से कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ करना बिल्कुल लाजमी है, कोई दिक्कत नहीं। 20 साल पहले लोगों ने यहाँ छोड़ दिया जो मुझे जानते थे। 20-30 साल के लोगों को मैं जान ही रहा हूँ। मैं तकरीबन वो लोग कभी JNU आते हैं वापस किसी भी अपने काम से, तो वो इंसान पहले मुझे ढूंढता ज़रूर है कि अरे यार वो मामू है कि नहीं, मामू ढाबा है कि नहीं। तो हर एक दिन कुछ ना कुछ पूरे देश के बहुत मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ा रहे हैं, कोई जामिया में है, कोई DU में है, कोई 10 साल के बाद भी आ रहा। तो मुझे वो ढूंढती हुई वो निगाह जब दिखती है ना, तो मुझे लगता है कि मेरी कीमत वसूल हो गई कि JNU में मैं हूँ, तभी लोग पूछ रहे हैं। मैं ढाबा यही मुनीरका में खोल लिया होता जाके तो शायद इतना बड़ा ढाबा वाला नहीं बन पाता और इतनी शोहरत का मालिक भी नहीं बन पाता। ढाबा वाला ने ऐसी मेरी पहचान बनाई कि पिछले मरतबा हमारे वज़ीर आज़म साहब ने अपने शपथ समारोह में बुलाया था मुझे। ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, जो आम इंसान के अधिकार, आम इंसान के कोशिश से बाहर की चीज़। यहाँ बैठकर आसपास नज़र दौड़ाने पर आपको घूमती हुई नीलगाय और हिरण भी दिख जाएंगे। दिन का समय हो और आप अपने सेंटर नहीं गए हैं, अलसाए से हैं, तो गोदावरी ढाबा चले जाइए, दूध बत्ती पीजिए, दिल्ली की गर्मी में सुकून के लिए तरबूज का जूस पीजिए, और दोपहर के खाने के विकल्प में गोदावरी का पराठा खा लीजिए। यहाँ आप पेड़ों की छांव में बैठकर घंटों फुर्सत के पल गुजार सकते हैं। स्पेशल चाय पीनी है तो सीधे ब्रह्मपुत्र हॉस्टल चले जाइए और दहिया जी की स्पेशल इलायची वाली चाय का आनंद उठाइए। दिन ढलने को है और आप कक्षाओं से या दिन भर के अन्य कामों से थके हुए हैं तो साबरमती ढाबा जाइए, स्नैक्स के साथ चाय पीजिए और साथ JNU के स्टूडेंट एक्टिविज्म का कोई ना कोई कार्यक्रम होता हुआ देख लीजिए। इस ढाबे पर मोदी जी के कहे अनुसार आपको पराठा भले ही ना मिले, लेकिन सारे एक्टिविस्ट जरूर मिल जाएंगे और साथ में मिल जाएगी कैंपस की सारी हलचलों की जानकारी।
महीनों के बाद जब MCM स्कॉलरशिप और फेलोशिप का पैसा मिले तो मेस से बाहर का खाने के नाम पर अच्छे से शाम का खाना खाने का मन है तो अपनी चॉइस के हिसाब से 24/7 मुगल दरबार, टेपलास या फिर राम सिंह ढाबा पर जा सकते हैं। देर रात तक लंबी बौद्धिक चर्चा करनी है तो गंगा ढाबा जाकर बैठिए और चाय के साथ एग रोल खाइए और जमकर बतियाइए। पहले बहुत खूबसूरत कल्चर हुआ करता था यहाँ का, मसलन होली, ईद, बकरीद, कोई भी त्यौहार हम लोग इस तरह से मनाते थे, रमज़ान इस तरह से हम लोग सेलिब्रेट करते थे कि कहीं लगता ही नहीं था कि हम लोग कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ किसी भी ज़ात धर्म का कोई ताल्लुक़ हो। हमारे अफ्तार पे बहुत सारे गैर मुस्लिम दोस्त भी आते थे, ईद बकरीद, मगर इसके साथ साथ एक पॉलिटिकल कल्चर भी बहुत जो JNU के हुस्न में बहुत इजाफा करता था। स्टूडेंट यूनियन, हम लोग एक दूसरे के मुखालिफ ग्रुप होते हुए दूसरे के ख़िलाफ़ खूब गाना गाते थे, खूब नारेबाजी करते थे, मगर कम से कम अब तक कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई थी कि मतलब है कि वहाँ जाने से डरने लगे लोग। अब इलेक्शन की काउंटिंग में या इलेक्शन के प्रेसिडेंशियल डिबेट के दिन ये 2 दिन इतनी भीड़ वाली जगह रहती थी कि लोग शौक से जाते थे। अब लोग नहीं यार छोड़ो यार रहने दो। होली जितना बढ़िया JNU में खेला जाता है गंगा ढाबा पे, उतनी कम से कम हमको लगता है कि और किसी यूनिवर्सिटी में, मैं तो नहीं कह सकता, मगर इतना बढ़िया किसको किसने रंग लगाया ये साल भर के बाद पता चलता है। भाई तुमने मुझे अबीर लगा दी थी, तुमने मुझे रंग लगा दिया था। ये कल्चर JNU का अछूता है जिसको कोई यूनिवर्सिटी छू नहीं पाएगा। इसको हम एक मरतबा स्टेटमेंट दिए थे कि भाई JNU का कुत्ता भी अंग्रेज़ी ही बोलता है। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ा लिखा माहौल है, जहाँ जाइए मेस टेबल पे भी होगी तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं वहाँ लोग। क्लास से बाहर निकले तो अपने दोस्तों के बीच भी ऊंची ऊंची अपने फ़लसफ़े जो होते हैं वो शेयर करते हैं लोग। तो यहाँ का ये जगह जो है ये बड़ी अच्छी जगह है। यहाँ पर बाहर बैठकर चाय पीते हुए, खाते हुए, लोगों से बात करते हुए अच्छा लगता है। और हाँ अच्छा है, मतलब क्या कहूँ मैं, यहाँ पे खुले में है, सबसे अच्छी बात है खुले में है, और खाना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मैं इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ। पढ़ाई लिखाई सिर्फ इसलिए नहीं की जाए, हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें सिर्फ नौकरी मिल जाए या देश में कोई अच्छी सी पोस्ट हम हासिल कर लें, इसलिए नहीं कर रहे हैं। JNU एक ऐसा माहौल देता है सभी लोगों को, और हमारा ढाबा का भी मकसद यही रहा है कि ये मेरा बेटा है हमारा ढाबे का भी मकसद ये रहा है कि हम लोगों को ये समझा सकें कि जैसे आप अपने घर बार छोड़ के यहाँ पे आए हैं, अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए और साथ साथ ऐसे विचारों को डेवलप कीजिए जो हमारे देश को आगे की तरफ बढ़ाएं। कोई भी ऐसी बहुत सारी बातें सुनने में आती हैं कि JNU ऐसा माहौल कायम कर रहा है कि लोग देश के बारे में गलत बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छा व्यवहार है यहाँ पे, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। JNU बहुत अच्छी जगह है, लोग इसको बदनाम करने की कोशिश करते रहे हैं और करते रहेंगे, मगर JNU की जो अपनी एक पहचान है, यहाँ जो आज़ादी है घूमने की, टहलने की, खाने की, पीने की, उस तरह की चीज़ें कहीं और बाहर की यूनिवर्सिटियों में नहीं है। 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद हर एक यूनिवर्सिटी में ताले लग जाते हैं, बाउंड्री को सील कर दिया जाता है, वार्डन लड़कियों को हॉस्टल से बाहर नहीं जाने देती हैं। कम से कम JNU में ये कल्चर ये है कि आप अपने घर में, अपने रूम में किसी भी वक्त, किसी भी समय आप आ जा सकते हैं, किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है। ये आज़ादी शायद JNU को और बहुत दुनिया की यूनिवर्सिटियों से अलग पहचान दिलाती है। उसको अब नेगेटिव सेंस में भी ले लें कि लड़कियां रात में 12 बजे के बाद जग के क्या करती हैं, तो क्यों भाई लड़कियां कहाँ पर आ गए भाई? जब मुझे पत्थर पे पढ़ने का शौक़ है तो लड़की क्यों नहीं पढ़ेगी भाई? लड़की को पत्थर पे बैठे हुए देख के रात में आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं भाई, तो गलत है नहीं है भाई? हमें आज़ादी है रात के ढाबा पर बैठ के ढाबागिरी करने का, तो इसी आज़ादी का वो भी तो फ़ायदा लड़कियां भी तो उठाएं। इसको लोग गलत कंसेप्ट में ले लेते हैं, लड़कियां रात भर बैठे रहते हैं वहाँ। हाँ, लड़कियां मेरे कमरे में क्यों नहीं जाएंगी? सोन बताइए, मुझे किताब कॉपी की ज़रूरत पड़ जाए, हम लड़कियों के कमरे में नहीं जाते हैं। उनका आना मेरे कमरे पे कोई इतनी बड़ी कोई शिकायत हो, कोई बीमारी की बात नहीं है। इसका भी दुष्प्रचार किया लोगों ने कि लड़कियां लड़कों के हॉस्टल में जाती हैं, तो वो दोनों अपनी मर्ज़ी से जाती हैं, वो आपसे एप्लीकेशन लेके नहीं जाते हैं, वो आपसे उसके लिए वाइस चांसलर की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। किसको किससे कब क्यों मिलना है ये उसके ऊपर छोड़ दीजिए। यही आज़ादी है JNU को, जो अच्छा लगता है सुन के ये सब चीज़।
मुझे किससे कब मिलना है ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। ये चीज़ अच्छी लगती है जेएनयू की। जेएनयू के कल्चर और एक्टिविज्म का अटूट हिस्सा है यहाँ का ढाबा कल्चर। पब्लिक एजुकेशन पर किए गए सरकार के प्रहार का असर यहाँ के ढाबों तक भी पहुँचा है। यूनिवर्सिटी प्रशासन जेएनयू कल्चर ख़त्म करने के लिए अब इस ढाबा कल्चर को तबाह करने में लगा हुआ है। कभी ढाबों के खुलने का समय घटाता है तो कभी इन पर भारी किराया बकाया बताता है, जबकि गुणवत्ता और मात्रा की तुलना में ये बेहद ही उचित दामों पर खाने पीने के विकल्प जेएनयू के लोगों को उपलब्ध करवाते आए हैं। आपको प्रोपोगेंडा के जरिए ये झूठ भी बताया गया होगा कि ये सामान सब्सिडी पर मिलते हैं। हालांकि सच्चाई तो ये है कि इन ढाबों को संचालित करने वाले लोगों की ईमानदारी, लालच से दूरी और बेहतरीन प्रबंधन क्षमता की वजह से इतना किफ़ायती दामों पर सब मिलता है। विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आए विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के प्रयासों का नतीजा है कि पूंजीवाद के इस दौर में भी इस कैंपस ने अपने आप को बाहरी चकाचौंध और बाजारीकरण से काफ़ी हद तक बचाया हुआ है। सालों के छात्र प्रतिरोध के दम पर जिस पूंजीवादी व्यवस्था से यहाँ का खान पान बचा हुआ था, उसको प्रशासन अब बड़े बड़े ब्रांड और फूड चेन लाकर ध्वस्त करने पर तुला हुआ है। एक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी को खुले बाजार में तब्दील करने की तैयारी चरम पर है। जेएनयू के ढाबा कल्चर को ख़त्म करने की एक कोशिश की जा रही है, बल्कि वो एडमिन ने पास भी कर दिया है कि एक फूड कोर्ट बनाने का ख्वाब है यहाँ जेएनयू में। उस फूड कोर्ट में यह है कि बाकी तमाम दुकानों को हटा के सिर्फ एक मॉल टाइप का यहाँ माहौल देना चाहते हैं कि मॉल में जाए और बहुत तरह की चीज़ें खर्च करके चलेंगे। तो मॉल टाइप की चीज़ बनाएंगे और ये फूड कोर्ट का सुना है ऐसा कि सब ये बाहर की कंपनियों को ये पहले ऑफ़र देंगे, क्योंकि 10 लाख रुपया कौन भरेगा सिक्योरिटी यहाँ भाई। जब यहाँ फूड कोर्ट आप बनाएंगे 10 लाख रुपये सिक्योरिटी देगा तो वो दाम भी तो आप ही के आइटमों पे रखेगा, वो चाहे तब 20 की कर देगा, वो खाना 100 रुपये का कर देगा। तो उससे ढाबा के कल्चर को जो नुकसान होगा तो हो गई ही, स्टूडेंट को भी बहुत अच्छा खासा पॉकेट पे जोर पड़ेगा उस पर। अब जो चाय मामू के यहाँ 10 रुपये में मिल जाती है, तो जाहिर से बात है जब वो मल्टीनेशनल कंपनी आएगा, हल्दीराम आएगा, मैकडी आएगा, तो आपको 10 रुपये में चाय नहीं दे सकता है वो, क्योंकि वो बड़ी कंपनी बहुत अच्छा अपना खर्चे के बाद आती है। मगर उससे कि जो जेएनयू का ढाबा कल्चर है, यहाँ बैठ के हम लोग पॉलिटिकल बहसें करते रहते हैं, रात के 2 भी बज जाता है, कहीं गंगा ढाबा पे बैठे बैठे 2 बजे चाय पीने के बाद ही मीटिंग बर्खास्त होती है, वो वाला कल्चर जेएनयू से छिन जाएगा, जिसमें जेएनयू का बड़ा एकदम जेएनयू के कल्चर पे बड़ी गरीबी आ जाएगी इससे। फूड चेन्स का ऑप्शन है जो हमें एमबीएस में भी मिल जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं, अगर हमें खाने जाना हो तो हम उधर से भी जाके खा सकते हैं। और इसका मेन है कि यहाँ हमें कम प्राइस में मिलता है और हमें जैसे दाल में पराठा वराठा मिल जाता है, वो फूड चेन्स में नहीं मिलेगा और लोगों को खाना वही होता है। अगर ये सब खाना हो तो हम बाहर जाके खा सकते हैं, पर ढाबा के लिए यही बेटर है। उन गरीबों की नौकरी फूड कोर्ट के वजह कर चली जाएगी, जो तकरीबन यहाँ 100 मजदूर काम कर रहे हैं, क्योंकि इन कम सैलरी वाले लोगों को मैकडी वाले और हल्दीराम वाले और ये बीकानेर वाले नहीं रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा एक 100 कम से कम गरीब बेरोज़गार भी एक वक्त में बेरोज़गार हो जाता है, तो ये हमारे लिए कोई बहुत खुशी की बात नहीं है। तो यहाँ फूड कोर्ट के मैं ख़िलाफ़ हूँ या ना रहूँ, मैं तो ढाबा वाला हूँ, मगर मुझे लगता है कि ऐसा ना हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। जेनवाइट हैं, पुराने जेएनयू के लोग हैं, वो ढाबा कल्चर को पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि ढाबा हमारे यहाँ बाकी रहे। ढाबा नुकसान किससे है? ढाबा से क्या किसको नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। ढाबे पे सभी आते हैं, हमारे शिक्षक भी आते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं, देर रात तक भी बैठते हैं, सुबह से शाम तक बैठते हैं, बातें होती हैं। फिर ये कि ढाबे पे जो मैं तो मैनेजमेंट का या इकोनॉमिक्स का आदमी नहीं हूँ, लेकिन इतनी समझ है कि अगर कम खर्च में आपको कोई अच्छी चीज़ मिल रही हो, आपका खाना मिल जाए, एक स्टूडेंट को सस्ते में भोजन मिल जाए, अच्छा भोजन मिल जाए, ताज़ा भोजन मिल जाए, तो उससे परेशानी क्या है। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं 1-2 दिन में नहीं, बहुत बरसों में जा कर के ये ढाबा कल्चर यहाँ पे डेवलप हुआ जेएनयू में, तो ये ढाबा कल्चर रहना चाहिए, इसको ख़त्म करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हालांकि जिस मंडी से बाहर का ढाबा वाला सामान ख़रीदता है, जिस मदर डेयरी से बाहर का ढाबा वाला सामान ख़रीदता है, उसी मदर डेयरी से उसी रेट में जेएनयू वाले भी अपने ढाबा का सामान ख़रीदते हैं। फिर भी मगर यहाँ रेट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि यहाँ कमज़ोर स्टूडेंट और अमीर स्टूडेंट दोनों तरह के लोग हैं। तो
सबसे ज़्यादा सोच समझ कर ये रखा कि जेएनयू के स्टूडेंट जिसको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, बीए के बच्चे हों, कहीं भी जाएंगे आप तो कम से कम 100 रुपया पर हेड पर टाइम में खाने का पैसा ज़रूर लेगा। तो एक दिन का 300 रुपया, महीने का 9000 रुपया। मगर जेएनयू में आज भी 2000 रुपया में 3 टाइम, जिसमें दूध भी है, केले भी हैं, नॉन वेज भी है। इस तरह से जेएनयू को तो मेस वाले को तो सब्सिडी मिलती थी, हम लोग ढाबा वाले को सब्सिडी के तौर पे ये है कि यहाँ किराया बहुत कम लगता था, इसलिए वो पैसा मैनेज कहीं ना कहीं पर से हो जाता है कि भाई मैं 5 रुपये में भी चाय बेच के मैं 1 रुपया कमा रहा हूँ। और मुनीर का या यहाँ से जेएनयू से बाहर ढाबा वाला 5 रुपये की चाय बेच के वो शायद 3 रुपया कमाना चाहता होगा। इसलिए बाहर के ढाबे से और जेएनयू के ढाबा से मतलब कोई कंपेयर कहीं पर नहीं है। कोरोना के चलते कोई भी शिक्षा परिसर आज अपनी सामान्य स्थिति में नहीं है, और ऐसे में सत्ता के निशाने पर रहने वाला जेएनयू तो सामान्य हो ही कैसे सकता है। इस रिपोर्ट में इस्तेमाल किए गए सारे विजुअल्स और बातचीत कोरोना काल से पहले फरवरी 2019 के हैं। पिछले दिनों से यहाँ का छात्र संघ कैंपस को वापस खोलने के लिए आंदोलनरत है। उम्मीद है जल्दी ही देश दुनिया के हालात भी बेहतर होंगे, जेएनयू भी पहले की तरह सामान्य होगा और यहाँ के ढाबे फिर से गुलजार होंगे। हम भी फिर मिलेंगे इन्हीं ढाबों पर होती देश विदेश की चर्चाओं में, बात करेंगे ज्वलंत मुद्दों पर, खड़े करेंगे सवाल सत्ता और व्यवस्था पर, और सत्ता व्यवस्था को जवाब तो देना होगा।